हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम साइंस में। इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये सॉल्यूशन हम करने आ रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है अच्छी तरीके से, मतलब 1 घंटे में निपटा दिया हो, वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छी तरीके से पहले आपको चैप्टर को पढ़ना है, तभी आप एग्जाम्पलर स्टार्ट कर सकते हो बच्चों। ओके, तो फिर अच्छी तरीके से कहाँ से पढ़ें बच्चों, जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हो, वहाँ चैप्टर में पहले ही पढ़ा चुका हूँ। वहाँ आई थिंक 20 to 21 क्लासेस होंगी, ठीक है। तो आप इज मैटर अराउंड अस प्योर पे नीचे जाइए, कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, रीड मोर पे क्लिक करोगे तो पूरा सिलेबस खुल के आ जाएगा आपका। वहाँ पे इज मैटर अराउंड अस प्योर पे क्लिक करिए तो पूरी क्लासेस आप वहाँ से कर सकते हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इस वीडियो को आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस को हम लोग आज से डिस्कस करेंगे। ओके, और जो बच्चे पुराने उनको तो मैंने आपको बताया था कि आज से हम स्टार्ट करेंगे क्या, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इज मैटर अराउंड अस प्योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंसेस। ओके, आपके पास यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 टोटल 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और आपको कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है किसके लिए, फॉर प्योर सब्सटेंसेस। ओके, केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, ठीक है। तो केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंसेस के लिए कौन से, ऐसा नहीं कि आपकी नज़र में कोई चीज़ प्योर है और आपकी नज़र में कोई चीज़ इम्प्योर है, तो वो बात हम नहीं कर रहे हैं। हमें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ केमिस्ट्री देखना है हमको। ओके, तो केमिस्ट्री की निगाहों से आपको देखना है और बताना है कि भाई कौन से सब्सटेंस प्योर होते हैं उनके लिए, मतलब कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखते हैं। देखिए स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि प्योर सब्सटेंसेस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो प्योर सब्सटेंसेस ऐसे होते होंगे जिसमें केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। तो जवाब है येस, ठीक है। तो ये तो मुझे सही लग रहा है अभी तक, ठीक है, इस पर मैंने टिक लगा लिया, ठीक है। देखिए बच्चों, वैसे तो मैंने कई बार बोला है कि केमिस्ट्री जो है क्लास 9 की, सबसे पहले आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाना चाहिए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब पता नहीं क्यों ये आपका चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एक्चुअल में केमिस्ट्री में पार्टिकल्स आपके 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये बात हमने क्लास में करी हुई है, और जो बच्चे क्लास करेंगे इस चैनल से उनको ये सारी बातें मैं बताता हुआ चलता हूँ, जो क्लास करी हुई नीचे कॉमेंट सेक्शन में जो पिन किया हुआ है। ओके, तो अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए पहले। एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, ठीक है। तो हम सब्सटेंस की बात करें तो हम यहाँ आयंस की बात नहीं करेंगे अभी, एटम्स या मॉलिक्यूल्स के। मान लीजिए आयरन है आपके पास, ठीक है, आयरन का टुकड़ा है, कोई लोहे का टुकड़ा, प्योर आयरन है, ठीक है। तो ये जो आयरन का टुकड़ा होगा, ठीक, ये जो लोहे का टुकड़ा है आपके पास, इसमें आपको सिर्फ किसके एटम्स मिलेंगे, आयरन के एटम्स मिलेंगे, और सभी एटम एक दूसरे के साथ मेटेलिक बॉन्ड बना के बैठे रहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसमें केवल आयरन के एटम होंगे ये सारे, ठीक। इसी तरीके से अगर हम आपको दिखाएं क्या, वाटर, ठीक है। तो ये देखिए मान लीजिए हमारे पास वाटर है, ठीक। तो वाटर में आपको केवल वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। आयरन के एटम का फॉर्मूला क्या होता है, Fe, और वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, जो कि एक कंपाउंड भी है, चेक कर लीजिए, एक कंपाउंड है। कंपाउंड में आपको एक से ज़्यादा एटम्स मिलेंगे, है ना, एक से ज़्यादा मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम है। कौन कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम आपस में उन्होंने केमिकल बॉन्डिंग करी और वाटर का मॉलिक्यूल बनाया। तो जो वाटर वो भी प्योर सब्सटेंस है। क्यों, वाटर में आपको सिर्फ वाटर 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 के ही मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। आयरन में आपको सिर्फ आयरन 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 के ही एटम्स मिलेंगे। इसी तरीके से गोल्ड का अगर पीस है तो उसमें गोल्ड 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 के ही आपको एटम्स मिलेंगे, ठीक है। तो इन्होंने हमसे यही तो पूछा था क्या, कि प्योर सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो जवाब है यस, एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं, मतलब उसमें या तो एक ही टाइप के एटम्स होंगे या तो उसमें एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, आयंस की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, तो वो हम धीरे धीरे सीखेंगे 10th क्लास तक जाके, उसको छोड़िए। अब देखिए पार्ट 2 कह रहा है प्योर सब्सटेंसेस में बी कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। अब देखिए यहाँ तक तो इसने बात ठीक करी थी कि प्योर सब्सटेंसेस में भी कंपाउंड्स, यहाँ तक तो उसने बात ठीक करी थी कि भाई जो प्योर सब्सटेंस होंगे वो कंपाउंड हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, प्योर सब्सटेंस कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे कि वाटर, चेक करिए, ठीक है। वाटर में मैंने आपको बताया वाटर कैसे बना है, तो जवाब है वाटर वाटर के मॉलिक्यूल से बना हुआ है। और वाटर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला H2O होता है, जिसमें कि हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, वाटर के ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब पास पास आते हैं तो आपको समझ में आता है हाँ भाई वाटर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ तक तो बात इसने ठीक करी थी कि प्योर सब्सटेंस क्या हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। लेकिन इन्होंने क्या और लगा के मिक्सचर्स बोल दिया आगे, मतलब प्योर सब्सटेंसेस कंपाउंड्स या मिक्सचर्स हो सकते हैं, मतलब कंपाउंड्स तो हो सकते हैं या मिक्सचर्स भी हो सकते हैं क्या? जवाब है नहीं।
ठीक है, मिक्सचर्स प्योर सब्सटेंस केमिस्ट्री में नहीं होते हैं। ठीक है, आपको हम एग्जांपल दिखा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मूला CO2 होता है। ठीक है, इसमें कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एक मॉलिक्यूल में कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है। तो अगर कहीं पे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं होंगे, बताइए। तो अभी हम क्या बोलेंगे, ये कंपाउंड है और प्योर सब्सटेंस है। चेक करो, कंपाउंड है। कंपाउंड क्यों है? चेक करो, ये कंपाउंड ही तो है। कंपाउंड कैसे? क्योंकि ये मोर देन 2 और मोर देन 2 एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये कंपाउंड है। लेकिन खास बात ये है कि इस कंपाउंड में, मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया है, ठीक है, कंपाउंड है, उसमें सेम टाइप के मॉलिक्यूल ही तो है, CO2 बस। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये प्योर सब्सटेंस है। लेकिन अगर इसी CO2 को मैं मिक्स कर दूं किसके साथ? वाटर के साथ, तो केमिस्ट्री में वो प्योर नहीं होगा। क्योंकि ध्यान से चेक करिए, अगर हमने मान लीजिए हाई प्रेशर लगाया और ये CO2 को H2O में हमने डिसॉल्व करा दिया, मान लीजिए वाटर में हमने इसको डिसॉल्व करा दिया, मान लीजिए, ठीक है, तो वैसे तो कभी कभी थोड़ा सा एसिडिक होने की संभावना भी रहती है। वो सब आप लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे, उसको मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि एक लिक्विड है आपके पास, ये वाटर, और ये कोई गैस है। अब ये CO2 या कोई और भी गैस हो, आप लीजिए इसको हाई प्रेशर से इसमें डिसॉल्व करा दीजिए। ठीक है, मान लो इसको इसमें हमने किसी तरीके से डिसॉल्व करा दिया तो एक मिक्सचर बन के तैयार हो जाएगा। और वो जो मिक्सचर होगा वो प्योर सब्सटेंस केमिस्ट्री में नहीं होगा, क्योंकि उसमें 2 डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होंगे, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे। कौन कौन से होंगे? वाटर का मॉलिक्यूल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल होगा। वी आर अज्यूमिंग दैट कि वाटर का मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल केमिकली कंबाइन नहीं करते हैं। वी आर अज्यूमिंग दैट। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए, कभी कभी आपका जो है ये एसिडिक नेचर का होता है, वो हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। कुछ एसिड बनने की, कार्बनिक एसिड बनने की संभावना होती है, वो छोड़िए। तो आप सिंपल शब्दों में इस तरीके से समझिए। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर लिक्विड A है, ठीक है, और यहाँ पर गैस B है, एंड नॉन रिएक्टिव में, दोनों रिएक्ट नहीं करते। अगर हम इसको मिला दें, A B एक मिक्सचर बना लें, तो 2 डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से पार्टिकल? लिक्विड A के मॉलिक्यूल्स वहाँ मौजूद होंगे और गैस B के मॉलिक्यूल्स वहाँ मौजूद होंगे, तो 2 डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हो जाएंगे, तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। ठीक है, तो बात समझ में आई? प्योर सब्सटेंसेस में भी कंपाउंड्स, यहाँ तक बात ठीक थी, और मिक्सचर्स करके इन्होंने बात गलत कर दी, तो ये वाला तो हो नहीं सकता। ठीक, अब थर्ड में आ जाइए। कह रहा है कि प्योर सब्सटेंसेस हैव द सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। यस, ठीक है, प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उनका कॉम्पोजिशन सेम होता है। ठीक है, पूरा थ्रू आउट, मतलब जितना भी हमारे पास वॉल्यूम है, अगर हम उसमें हम चेक करें तो उसका कॉम्पोजिशन हर जगह क्या होता है? सेम। कॉम्पोजिशन मतलब स्टूडेंट्स आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, कॉम्पोजिशन का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जैसे कि ये वाटर का हमारे पास सैंपल है, ठीक। अब हमने अगर इतने पोर्शन से निकाला, ये देखिए 1 यूनिट वॉल्यूम में मान लीजिए वाटर के 3 पार्टिकल्स हैं या 100 पार्टिकल्स हैं, तो नेक्स्ट 1 यूनिट वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो उसमें भी वाटर के कितने पार्टिकल्स आएंगे? 100। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 1 यूनिट वॉल्यूम आपने लिया वहाँ कहीं से लिया, मतलब इतनी जगह से आपने, ये वाले स्पेस से अगर आपने 1 यूनिट वॉल्यूम लिया तो उसमें वाटर के पता लगा आपको मान लीजिए 50 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। फिर नेक्स्ट आपने अगर यहाँ से सेलेक्ट किया 1 यूनिट वॉल्यूम तो आपको 60 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, 100। ऐसा नहीं, ना, पर यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स की संख्या सेम रहेगी, तो उसका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, सॉरी, थ्रू आउट द मिक्सचर मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, थ्रू आउट द मिक्सचर मुझे नहीं बोलना चाहिए, थ्रू आउट बोलना चाहिए। ओके, तो उसका कॉम्पोजिशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं? और एक और तरीके से आप कॉम्पोजिशन को आप समझ सकते हो कि अगर मैं पर यूनिट वॉल्यूम लूँगा ना, तो वाटर के अलावा, सुनो, पर यूनिट वॉल्यूम में वाटर के अगर 100 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं तो 100 ही मिलेंगे पर यूनिट वॉल्यूम में, और दूसरे टाइप का कोई मॉलिक्यूल मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये सब कॉम्पोजिशन वगैरह बच्चों मैंने क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। यहाँ जितना पॉसिबल हो रहा है एनसीईआरटी एग्जामिनर में आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ। तो अगर आपने क्लास नहीं करी तो क्लास करिए, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ओके, नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है लिंक, तो आप कर सकते हो। यहाँ पे जितना पॉसिबल होगा हम लेके चलेंगे। तो प्योर सब्सटेंसेस हैव द सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। यस, ये मुझे सही लग रहा है। 4 देखिए, प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एग्जाम्पलीफाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स अदर देन निकल। अब देखिए, यहाँ तक तो इसने बात करी थी, ठीक। क्या? प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एग्जाम्पलीफाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स, यहाँ तक तो इसने बात सही करी थी। पता है क्या? ये जो पीरियोडिक टेबल आपने कभी अगर देखा होगा,
तो पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, तो कह रहा है कि प्योर सब्सटेंस को हम इनके एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। तो जवाब है हाँ, समझा सकता है। ये मैं आपको फिर से एग्जाम्पल देता हूँ, आयरन का ही ले लीजिए। हाँ, आयरन एक एलिमेंट है और आयरन का अगर हम टुकड़ा लें, आयरन का अगर हम पीस लें तो उसमें आयरन के एटम्स के अलावा तो कुछ नहीं होगा। आयरन एक मेटल है, आपको पता है, ठीक है। इसी तरीके से मैग्नीशियम एक मेटल है, तो मैग्नीशियम का अगर हम टुकड़ा लें तो मैग्नीशियम का जो टुकड़ा होगा उसमें मैग्नीशियम के एटम के अलावा कुछ तो और नहीं होगा। तो यानी कि प्योर सब्सटेंस को हम किसके एग्जाम्पल से समझा सकते हैं? एलिमेंट्स के एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। जैसे कि अब देखिए, बार बार बच्चे बोलेंगे सर आप मेटल ही ले रहे हो, एक नॉन मेटल ले लो, क्लोरीन गैस ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो क्लोरीन गैस जो होती है आपकी, ठीक है, ये मेरे ख्याल से येलोइश ग्रीन कलर की होती है, सब कुछ क्लास में हमने बताया हुआ है ये सब, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन गैस होती है, अब ये क्लोरीन गैस है, देखिए ये क्लोरीन एक नॉन मेटल का एग्जाम्पल है। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल का एग्जाम्पल है। तो क्लोरीन एक तरीके का एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। तो यदि हम क्लोरीन गैस के सिलेंडर में ध्यान से यहाँ पर विजुलाइज करें, यहाँ क्लोरीन गैस भरा हुआ है, तो आपको यहाँ क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल्स के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं। तो यानी कि ये जो बात इन्होंने बोली थी, प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड बाय ऑल एलिमेंट्स, ये बात इन्होंने ठीक बोली थी। चाहे मैं ब्रोमीन ले लूँ, आयोडीन ले लूँ, क्लोरीन ले लूँ, मैग्नीशियम ले लूँ, ऑक्सीजन ले लूँ, ठीक है, तो बिल्कुल वो सभी क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं। लेकिन ये जो इन्होंने बात कर दी ना आगे, अदर देन निकल, निकल को ये छोड़ना चाहते हैं। क्यों छोड़ना चाहते हो? पीरियोडिक टेबल में अगर आप जाओगे तो देखोगे ट्रांजिशन मेटल्स में निकल भी आता है, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल सब क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता, टेंशन नहीं लीजिए उसकी, बस आप ये समझिए पीरियोडिक टेबल में आपका एक एलिमेंट निकल भी तो होता है। निकल का फॉर्मूला क्या होता है? Na, ठीक है। जैसे आयरन का क्या होता है? Fe, वैसे निकल का क्या होता है? Na, ठीक। तो अगर मैं निकल का एक टुकड़ा ले लूँ छोटा सा, निकल मेटल का, अगर मैं ट्रांजिशन मेटल होता है ये, ठीक है, निकल का अगर मैं एक टुकड़ा ले लूँ तो उस निकल के टुकड़े में भी तो अंदर जाऊंगा अगर मैं, तो चेक करूंगा निकल के एटम ही तो होंगे, ठीक है। निकल के एटम होने का मतलब है सेम टाइप के पार्टिकल ही तो होंगे, तो वो भी तो प्योर सब्सटेंस होगा। तो इनको निकल को भी तो शामिल करना चाहिए था, इन्होंने तो निकल को मना कर दिया, कह रहे हैं अदर देन निकल। तो ये बात इन्होंने आगे जो बात कर दी अदर देन निकल, वो बात गलत कर दी, ठीक है। देखिए, प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड बाय ऑल एलिमेंट्स, यहाँ तक बात ठीक थी। अदर देन निकल, निकल को क्यों छोड़ दो भाई, वो भी तो क्या है? एक एलिमेंट ही तो है। तो निकल का पीस भी लोगे अगर आप, तो वो भी प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल होगा। तो इस तरीके से आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट लग रहा है मुझे, और 3। तो देखिए ABCD, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए और चारों में जाके देखिए आपको फर्स्ट और थर्ड वाला कहाँ दिया है। तो फर्स्ट और थर्ड वाला आपको ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए हम लोग ऑप्शन बी पे टिक कर देंगे। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन। आर्टिकल मीन्स कोई सामान होगा, किसका? आयरन का, ठीक है। इट्स कॉल्ड मतलब रस्टिंग, आपने सुना होगा रस्ट हो जाता है आयरन का कोई सामान, आर्टिकल अगर होता है, जंग लग जाती है। जैसे मान लो लोहे का गेट है कहीं, या लोहे का कोई बर्तन है, वैसे तो लोहे का बर्तन कोई बनाएगा नहीं ऑब्वियसली आयरन का बर्तन क्यों बनाएंगे, उसमें रस्टिंग हो जाएगी, जंग लग जाती है ना उसमें। गेट वगैरह आपने देखा होगा बच्चों, जब उसमें से पेंट हट जाता है गेट के ऊपर से, तो रेडिश ब्राउन कलर का कुछ मिट्टी जैसा निकलता है, ऐसा झड़ जाता है ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट? रस्ट। और उसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए, आयरन के जो एटम्स होते हैं बच्चों, ठीक है, ये आयरन का कोई पीस है, इसके जो एटम्स होते हैं वो मॉइस्चर, ठीक है, वो मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में, मॉइस्ट एयर मतलब समझो, देखो मॉइस्चर भी होना चाहिए, मॉइस्चर मतलब वाटर के पार्टिकल्स भी होने चाहिए, और एयर से उसको, एयर मीन्स ऑक्सीजन भी होना चाहिए। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और मॉइस्चर, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और वाटर के प्रेजेंस में, ऐसे आप समझ सकते हो। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और नहीं, वाटर के प्रेजेंस, मतलब 2 चीज़ें होना इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑक्सीजन और प्लस वाटर, ये दोनों होना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला मॉलिक्यूल का O2 और वाटर का फॉर्मूला होता है H2, ठीक है, ये दोनों होना बहुत ज़रूरी है। इसी को कॉमन भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो टेक्निकली हो गया थोड़ा सा कि भाई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होना ज़रूरी है और वाटर का, इसी को हम लोग कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं? मॉइस्ट एयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, मॉइस्ट एयर होना चाहिए, ठीक। मॉइस्ट एयर मतलब जो हाँ, नमी होनी चाहिए एयर में, थोड़ा सा वाटर के पार्टिकल्स होने चाहिए, ठीक है। ऐसा बरसात के मौसम में आपने देखा होगा, ठीक। एयर मतलब एयर से क्या मिल जाएगा उसको? ऑक्सीजन, और मॉइस्ट जो मॉइस्चर है वहाँ से उसको वाटर मिल जाएगा। तो ये जो आयरन होता है बच्चों, ये मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करके बनाता है क्या? Fe2O3.XH2, ठीक है। ये XH2 क्या है?
ये वाटर ऑफ ये एक्चुअल में इसका हाइड्रेशन हो गया है, ठीक है। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्लास 10 में आप पढ़ोगे तो ज़्यादा टेंशन आपको भी लेना नहीं है। ये सिंपल रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XS2O, ठीक है। तो अभी क्या सर हमको ये सब याद करना है, मैं बताते हुए इसलिए चल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ध्यान रहे, क्लास 10 में तो पढ़ना ही है। तो मैं मोटी मोटी बात आपको ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि ये जो आयरन है इसने मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करके कुछ ऐसा एक कंपाउंड बना दिया, ठीक है, Fe2O3.XS2O। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग रस्ट बोलते हैं। और यही जो होता है, यही कंपाउंड वो जब आप ऐसा झाड़ते हो ना गेट को, तो वो रेडिश ब्राउन कलर का जो निकलता है वो यही होता है। और आयरन धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। ये जो आयरन धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, या कोई भी मेटल बच्चों धीरे धीरे ईटन अप होता है। ईटन अप, EATENUP अप, ईटन अप होता है किसके द्वारा, या तो मॉइस्ट एयर के द्वारा, या तो किसी एसिड के द्वारा, या किसी और केमिकल के द्वारा। तो इस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं केमिस्ट्री में। क्या बोलते हैं, कोरोजन, ओके। तो जब कोई मेटल ईटन अप होता है किसी के भी द्वारा, चाहे मॉइस्ट एयर के द्वारा हो, चाहे किसी एसिड के द्वारा हो, चाहे किसी बेस के द्वारा हो, चाहे किसी और केमिकल के द्वारा हो, तो जब कोई मेटल ईटन अप होता है या ख़राब होता है धीरे धीरे, ठीक है, किसी के भी द्वारा हो, चाहे मॉइस्ट एयर के द्वारा हो, चाहे एसिड के द्वारा हो, चाहे बेस के द्वारा हो, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप मोटी मोटी बात ये देख रहे हो कि जो रस्टिंग हुई आयरन की, तो आपने देखा कि बताइए क्या फिजिकल चेंज हुआ है क्या, कि केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल चेंज हो गया है, बिल्कुल। क्योंकि आप कभी भी देखोगे रस्ट से आप वापस से आयरन नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। वो अलग तरीका है कि क्या पता बन जाता हो, इंसानों को भी नहीं पता। वो आप पढ़ोगे कहाँ पर, कौन सा चैप्टर है, क्लास 11 में थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ोगे, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो हम देखेंगे कि क्या रीज़न है हम रिवर्स प्रोसेस में नहीं जा पाते हैं, मतलब रस से हम आयरन, अभी हमारे पास ऐसे फॉर्मूले वगैरह नहीं है, आप क्लास 11 में पढ़ोगे तो छोड़ो अभी बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक तो हमको ऐसा नहीं पता है कि हम वापस जा पाए यहाँ पर, ठीक। तो ये तो केमिकल चेंज हो गया पक्का। और चेक करो ना, यहाँ केमिकल बॉन्डिंग हुई होगी ना आयरन, ऑक्सीजन और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में सब, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर, आपको एक तो मिल गया, हाँ, रस्ट मिल गया, कोई बात नहीं। और आपने अभी देखा कि ये क्या है, केमिकल चेंज है। चलो बहुत बढ़िया, एक तो बात समझ में आ रही कि ये केमिकल चेंज है। उसके बाद ये जो ईटन अप हो गया आयरन, जो कि मेटल है आपका, ईटन अप बाय व्हाट, ईटन अप बाय मॉइस्ट एयर। तो ये जो ईटन अप हो गया, इस प्रोसेस को हम कॉमन भाषा में तो रस्टिंग बोलते हैं, बट केमिस्ट्री की भाषा में इसको कोरोजन बोला जाएगा। एक्चुअल में कोरोजन इज अ कॉमन वर्ड इन केमिस्ट्री यूज फॉर ऑल द मेटल्स ईटन अप बाय एनी एसिड, बेस और एनी केमिकल कंपाउंड, ओके। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। रस्टिंग ऑफ एन आयरन, रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड, नंबर 1 ए पार्ट, कह रहा है कोरोजन एंड इट इज अ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। तो देखिए यहाँ पे बात तो इन्होंने सही कही थी कि रस्टिंग जो होती है उसको हम, आयरन की जो रस्टिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन, हाँ ठीक है। ये इन्होंने ये जो बात कर दी ना फिजिकल एज वेल एज केमिकल, तो ये बात गलत कर दी। फिजिकल तो होता नहीं है, केमिकल ही होता है, तो ये इनका रॉन्ग हो गया, ये वाले पे हम टिक नहीं करेंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए, कह रहा डिसोल्यूशन एंड इट इज़ अ फिजिकल चेंज। तो देखो यहीं से आपको पहचान जाना चाहिए, फिजिकल चेंज से ही क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। पर फिर भी ये जो डिसोल्यूशन बोल रहे हैं बच्चों, क्या कोई सॉल्यूशन बन रहा है क्या यहाँ पर आयरन का, किसी सॉल्वेंट? ऐसा तो है नहीं कि आयरन एक सॉल्यूट जैसा काम कर, सॉल्यूट मतलब जिसको घोला जाता है और सॉल्वेंट जिसमें घोला जाता है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि आयरन किसी सॉल्वेंट में जाके घुल गया और उसका डिसोल्यूशन हो गया, और है ना, तो ऐसा भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद कोरोजन एंड इट इज़ अ केमिकल चेंज, हाँ ये सही लग रहा है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, कोरोजन है, ये बात भी सही करी इन्होंने। एंड का मतलब एज वेल एज, मतलब कोरोजन भी और क्या, केमिकल चेंज, हाँ ये बात तो मुझे सही लग रही है। तो ऑप्शन सी पे हम टिक कर देंगे। अभी डी को भी पढ़ लेते हैं। कह रहा डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन से इन्होंने बात गलत कर दी है ना, यहाँ पे कोई डिसोल्यूशन थोड़ी ना हो रहा है आयरन का, ठीक है। डिसोल्यूशन आगे तो बात इन्होंने ठीक लिखी है कि एंड इट इज़ अ केमिकल चेंज। एंड का मतलब क्या होता है, एज वेल एज, मतलब ऐसा भी हो जाए और ऐसा भी हो जाए। भाई ऐसा तो हो रहा है बट ऐसा नहीं हो रहा है, केमिकल चेंज तो हो रहा है बट डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो डी चला गया। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो आंसर है बच्चों वो ऑप्शन सी पे हम टिक करेंगे, कोरोजन एंड इट इज़ अ केमिकल चेंज, ओके कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, ज़्यादातर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें। तो एंड स्क्रीन चेक करिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, ओके।